हाँ, पर आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि बेसिक्स कानून के, थोड़ा समझेंगे कानून क्या है, कहाँ से आता है, और हमारे कोर्ट्स कैसे, हमारा कोर्ट का ढांचा क्या है वो थोड़ा समझेंगे। और फिर कानून और सामाजिक बदलाव की जो का जो संबंध है, कानून का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे कुछ सिद्धांत देखेंगे और साथ में कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। कल हम लोग कुछ थीमेटिक्स पे फोकस करेंगे। तो लैंड से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, लैंड एक्विजिशन हो गया, माइनिंग हो गया, पर्यावरण प्रोटेक्शन हो गया, उन पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे कि उसका कानून क्या है और कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली उन मुद्दों पे क्या कहा है और साथ ही उन मुद्दों पे क्या पीआईएल्स हुई हैं। तो वो हम थोड़ा सा कल लैंड के मुद्दे पर फोकस करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को भी खास तौर से उस पर देखेंगे। और परसों हम लेबर को देखेंगे। तो जो हम कानून और सामाजिक बदलाव की जो हम बात कर रहे हैं, कल थोड़ा सा हम उसको लेबर और कल हम थोड़ा जमीन, लैंड, और परसों लेबर के दृष्टिकोण से उसको थोड़ा और खोलेंगे। तो हम शुरू करते हैं एक ब्रॉड से क्वेश्चन के साथ। एक सवाल जो है कि कानून क्या है। हम लोग बात करते हैं कि हम कानून का इस्तेमाल, कानून के उपयोग से सामाजिक बदलाव की ओर कैसे चल सकते हैं। वो चर्चा में सबसे प्राथमिक सवाल ये है कि कानून क्या है। तो मैं थोड़ा सा सबकी नजर लाना चाहूंगी इस बीहाइव पे, या जिसको मधुमक्खी का छत्ता कहते हैं। हम मधुमक्खी का छत्ता को देखें तो एक वो ऐसी स्पेस है जिसको हम काफी केओटिक, मतलब उसपे कुछ लगता है कि कुछ रूल, कुछ ऑर्डर नहीं है, बस बहुत सारी मधुमक्खियां वहां पर घूम रही हैं एक अपने एक उद्देश्य के साथ। पर अगर हम थोड़ा गहराई से देखें तो मधुमक्खी के छत्ते में बहुत एस्टैब्लिश्ड नियम है, बहुत एस्टैब्लिश्ड रूल्स हैं। अगर हम एक राज्य की बात करें तो मधुमक्खी का एक छत्ता उसका एक काफी महत्वपूर्ण उदाहरण के तौर पे हम उसे देख सकते हैं कि कि जो अलग उसमें सबको अलग मधुमक्खी को पता है कि उनके क्या क्या नियम के साथ उनको आगे बढ़ना है, कैसे उनका क्या रोल है, क्या भूमिका है। और ऐसे करते करते धीरे एक प्रणाली सी बन जाती है जिसमें एक स्ट्रक्चर सा, ढांचा सा आ जाता है। तो अगर हम थोड़ा सा मानव समाज को देखें तो हम इसके साथ की जो सिमिलैरिटीज हैं उसको थोड़ा देख सकते हैं कि पहले अगर हम देखें तो कुछ समाज में बहुत सारे अलग ग्रुप थे, अलग लोग थे, पर कुछ ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि कैसे उनको साथ में रहना है। तब हमने नियम बनाए। हमने कहा कि ये रूल्स हैं, ये नियम हैं जिसका हमें पालन करना है यदि हम मानव समाज में रहना चाहते हैं। ऐसे कर करके समाज के नियम बने। समाज के नियम से निकले कानून। कानून जो हमारे जो संबंध है अलग लोगों के साथ, अलग तंत्र के साथ, उसको स्थापित करते हैं। तो कानून अगर देखा जाए तो ये नियम ही है जो हमारे जीवन को जीवन पे पाबंदी भी डालते हैं और साथ में हमें मानव समाज में रहने के अधिकार भी देते हैं। तो एक पाबंदी और अधिकार के दृष्टिकोण से हम देखें तो ये कानून यहाँ से निकल कर आता है। और कानून हम देखें तो हमारी जीवन के हर स्टेज पर, हमारे दिन के हर मिनट पे कानून हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। इसलिए इतना महत्वपूर्ण ये है कि समझना कि कानून क्या है, उसका कैसे हमारे जीवन पे क्या प्रभाव है, दूसरों के जीवन पे क्या प्रभाव है, और जिस प्रकार की दुनिया हम चाहते हैं, अगर हम सामाजिक बदलाव की बात करें, जस्टिस की बात करें, तो उसमें कानून का क्या रोल है, वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कानून हर जगह है, कानून से कुछ छुटकारा नहीं है। तो थोड़ा हमने बात की कि कानून क्या है। अभी थोड़ा ये देखते हैं कि कानून के स्रोत क्या है, कि कानून कहाँ से आता है। तो ऑब्वियसली सबसे पहला तो है कि कानून एक एक तरीके से, एक तरफ से कानून समाज से ही आता है। समाज से ही हमने जो नियम बनाए हैं उनको फिर हमने केस लेजिस्लेशन, अधिनियम वगैरह में स्थापित किया है।
पर अगर हम देखना चाहें कि कानून, मैं चाहती हूँ कि कानून, मुझे देखना है कि कानून कहाँ है, तो हमारा एक जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज होगी वो होगी संविधान। संविधान को एक तौर पे हम कानून का कानून समझते हैं कि जो भी संविधान में अधिकार है, तो हम सबने सुना ही होगा संवैधानिक अधिकार के बारे में, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15। ये सारे जो अधिकार हैं, इनको लागू करने के लिए विभिन्न अधिनियम बने गए हैं। तो संविधान कहता है कि जाति के आधार पे भेदभाव नहीं हो सकता, तो उसको लागू करने के लिए जिसको हम SC/ST POA, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट कहते हैं, वो बना। तो एक कानून का कानून हो गया, और जो भी अधिनियम बनते हैं, जो भी भारत में कानून बनते हैं, वो संविधान के खिलाफ नहीं हो सकते, संविधान के दायरे के अंतर्गत ही उनको आना है। तो हमारा पहला स्रोत हो गया संविधान। फिर दूसरा हमारा स्रोत, जो ज्यादातर हम जब कानून की बात करते हैं, जब हम कानून के साथ कानून के बारे में सोचते हैं, तो ज्यादातर जो हम सोचते हैं वो हो गया अधिनियम। और ये हमारा दूसरा और सबसे एक तरीके से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हो गया कानून का। तो ये ऐसे कानून है जो सांसद द्वारा बनाए जाते हैं। सांसद में जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो अन्य विभिन्न मुद्दों पे चर्चा करके, वोट करके ये अधिनियम बनाते हैं। तो कुछ भी अगर हम कानून की बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो हम कहते हैं, घरेलू हिंसा अधिनियम, या सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा IPC, भारतीय दंड संहिता, ये सारे अधिनियम हैं जो सांसद द्वारा बनाए गए हैं, और जो बताते हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और ये जो हमारे समाज के नियम है जो इन कानून में स्थापित है, इनका उल्लंघन करने का क्या परिणाम है, वो हम देखते हैं अधिनियम। फिर तीसरा जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है कानून का, वो है केस लॉ। मतलब कोर्ट के द्वारा कही हुई चीजें। तो अगर हम अधिनियम देखें, अधिनियम में शब्द हैं, पर उन शब्द की इंटरप्रिटेशन, मतलब उन शब्द का मतलब क्या है, उस पे विवाद होता ही रहता है ना। तो यदि हम ये रिमोट की बात करें, है ना, तो ये रिमोट स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, इस पे अलग 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 सोच हो सकती है। तो कानून में जैसे कुछ शब्द दिया हो, या कानून में कुछ, जैसे हम कल देखेंगे, अगर हम लैंड एक्विजिशन की बात करते हैं, लैंड एक्विजिशन में कहा है कि केवल पब्लिक पर्पस के लिए ही जमीन को अक्वायर कर सकते हैं। पर पब्लिक पर्पस क्या होता है, ये अधिनियम में तो पब्लिक पर्पस लिख दिया, पर उसका मतलब क्या है, इसके लिए हम जाते हैं कोर्ट में, जहां पर भी ये विरोधाभास या जहां पर भी ये विवाद खड़ा होता है, कोर्ट का फिर भूमिका ये होती है कि उस विरोधाभास को सेटल करें, कि बताएं कि इसका मतलब क्या है। तो जो कानून या अधिनियम की इंटरप्रिटेशन है, वो आती है हमारे ज्यादातर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से, और वो एक तरीके से फिर कानून बन जाता है, जिसको हम केस लॉ कहते हैं। और ये हमारे 3 सॉर्ट ऑफ मेन चीजें हो गई कानून के स्रोत की। चौथा हम देखते हैं तो पॉलिसी और योजना। तो पॉलिसी और योजना मतलब नीति और स्कीम, है ना। तो नीति और स्कीम अधिनियम नहीं है, वो सांसद द्वारा नहीं बनाई गई। उनके उल्लंघन का परिणाम ऐसा नहीं है कि अगर पॉलिसी का उल्लंघन हो तो हम सरकार के खिलाफ कोई सिचुएशंस में जा सकते हैं, पर हमेशा नहीं जा सकते। पर पॉलिसी एक उद्देश्य स्थापित करती है सरकार और सिटीजन के बीच में, कि एक उद्देश्य है कि इस पॉलिसी से जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं जो भारत में रहते हैं, उनको ये सुविधा मिलेगी, और उसको फिर लागू करने के लिए स्कीम्स बनती हैं, योजना बनती है। तो पॉलिसी और योजना भी एक प्रकार की हम कानून उसको एक प्रकार से कानून के दृष्टिकोण से ही देख सकते हैं, क्योंकि स्कीम्स मतलब योजना और पॉलिसी मतलब नीति में ये स्थापित एक अधिकार और कर्तव्य स्थापित की गए हैं। और कोई भी अगर हम कानून देखें तो वह अधिकार और कर्तव्य की ही बात करता है। तो पॉलिसी और योजना को भी हम उस दृष्टिकोण से देख सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि पॉलिसी और योजना से सरकार पे किसी प्रकार की जवाबदेही बनती है। तो ये हमारे 4
मेन काइंड ऑफ एरिया, स्रोत हो गए कानून के। जब मैंने पहले अधिनियम की बात करी थी, एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी, अधिनियम के नीचे नियम भी होते हैं। तो हम सब लोग जानते होंगे कि कानून है, उसके नीचे रूल्स है। जो रूल्स होते हैं वो उस अधिनियम को लागू करने के लिए है, कि अधिनियम ने कह दिया कि ये सोच है, ऐसा होना है, पर प्रैक्टिकली जमीनी स्तर पे वो कैसे दिखेगा, वो उसके लिए रूल्स या नियम बनते हैं। तो ये अलग अलग जगहें हैं जहाँ से हम जो कानून हमारे जीवन को जो हर स्तर पे प्रभावित करता है, इन जगहों से हमें वो कानून मिल सकता है और दिख सकता है। हाँ, तो यहाँ और जो नियम की हम बात करते हैं, अधिनियम के नीचे जो नियम है वो अधिनियम दो प्रकार की संसद बना सकती है, या तो स्टेट की संसद बना सकती है या सेंट्रल की संसद बना सकती है। और कौन सा स्टेट बनाता है या सेंट्रल बनाता है, उसके लिए हमारे संविधान में बताया गया है कि ये जो मुद्दा है, इसके ऊपर कानून बनाने की सत्ता राज्य के पास है या स्टेट के पास है। तो ये हमारे स्रोत हो गए। अभी कुछ फोन आया कि शायद दिख नहीं रहा है ढंग से, जूम करने। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। अनाहिता, ये साइड में जो नेक्स्ट स्लाइड वाला ऑप्शन है, अगर ये रिमूव हो सकता है, क्योंकि हम अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो मेन स्लाइड है उसके साथ साथ आगे की अगली स्लाइड और नोट्स का भी हमको स्क्रीन पर दिख रहा है। अच्छा ठीक है, मैं एक अगर सेकंड, उसको कहीं से डिसेबल कर सकते हैं तो पूरी स्क्रीन पर सिर्फ आपका मेन स्लाइड ही दिखेगा हमें। ठीक है, एक सेकंड मैं वो कोशिश करती हूँ। सॉरी, बस एक सेकंड, हम इसको जल्दी से फिक्स कर लेने को, आई थिंक आपकी स्क्रीन पर दिख नहीं रहा है। जी, ये काफी बेहतर है, बाकी साथी भी मुझे लगता है सहमत होंगे, ये काफी बेहतर है शायद। अनाहिता, ये म्यूट है जी। सॉरी, मैं म्यूट पे थी। हाँ, तो हमने कानून की स्रोत की बात करी, अभी जल्दी से हम देखते हैं कि अलग प्रकार के कानून क्या होते हैं। थोड़ा सा ये प्राथमिक चीज को एस्टेब्लिश कर देते हैं, ताकि कल जब हम आगे चलेंगे थोड़े विभिन्न मुद्दों पे, तो ये समझ हो तो हमें क्लैरिटी होगी। तो हम लोगों ने सुना होगा क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, रिट, ये सब क्या होता है, इसको हम थोड़ा खोल देते हैं। तो सबसे पहला हमारा एक जो कानून का प्रकार है, उसको हम कहते हैं क्रिमिनल लॉ। मतलब जो ऐसा लॉ जो अपराध एवं दंड से संबंधित हो। तो क्रिमिनल लॉ में ऐसी चीजें आती हैं, ऐसे अपराध आते हैं जो इतने गंभीर होते हैं कि ये माना जाता है कि ये जो कृत्य है, ये जो अपराध है, ये केवल दो व्यक्ति के बीच नहीं, पर समाज की जो अपराधी है और समाज के बीच में है। तो अगर हम उदाहरण के तौर पे हम हत्या या मर्डर की अगर बात करें, जिसको आईपीसी का 302 हम लोगों ने सुना होगा, उसमें स्थापित किया हुआ है। उस अधिनियम में 302 कहता है कि हत्या गैर कानूनी है। तो किसी का हत्या करना इतना गंभीर है कि वो केवल पीड़ित के खिलाफ नहीं, पर समाज के खिलाफ है। और इसलिए ये सोचा जाता है कि उस व्यक्ति को कि
कि वो जो व्यक्ति है जिसके ऊपर आरोप है वो समाज के लिए एक खतरा है। तो इस प्रकार के जो भी कृत्य हैं ये क्रिमिनल लॉ में आते हैं। तो हम मर्डर की बात करें, बलात्कार की बात करें, अट्रॉसिटी की बात करें, दलित आदिवासी के खिलाफ अत्याचार की बात करें, तो ये सब आता है क्रिमिनल लॉ में। और क्रिमिनल लॉ में जब कोई अपराध स्थापित होता है तो उसमें जो दंड है वो जेल हो सकता है। तो उसको वो अपराध यदि कोर्ट में स्थापित होता है तो व्यक्ति जेल जाता है। तो इसका अगर हम एक प्रोसेस देखें तो शुरुआत क्रिमिनल प्रोसेस की, मतलब अगर कुछ क्रिमिनल प्रावधान है जिसका उल्लंघन होता है तो उसकी शुरुआत होती है पुलिस जाने से, जहां पर एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद पुलिस जांच करती है और चालान पेश करती है या चार्जशीट पेश करती है। ये जो चार्जशीट है जाती है कोर्ट में। कोर्ट में फिर बहस चलती है जहां पर आरोपी और शासन की तरफ से वकील, पीड़ित की तरफ से तो है ही, पर वो ज्यादा शासन की तरफ से है, क्योंकि ये सोचा जाता है कि क्रिमिनल अपराध समाज के खिलाफ है। तो शासन की तरफ से वकील और जो आरोपी होता है, आरोपी और उनके वकील के बीच में बहस चलती है, एविडेंस प्रोड्यूस होता है, मतलब साक्ष्य प्रोड्यूस होता है, और उसके आधार पे कोर्ट डिसाइड करता है, निर्णय लेता है कि क्या इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है, और यदि अपराध किया हो तो फिर उनको सजा होती है, जो पैसे हो सकते हैं या जेल हो सकता है। तो ये हम पुलिस, जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो हम इसकी बात करते हैं। दूसरा जो हमारा है, दूसरा प्रकार कानून का, वो हमारा सिविल लॉ हो गया, जिसमें ऐसे है कि मतलब शांतिजनक एक समाज रखने के लिए दो या दो से ज्यादा व्यक्ति के बीच में अगर विवाद निपटान की बात है वो सिविल लॉ में होती है। एक बार महेश ने अपना हाथ उठाया है। महेश, आपका कुछ सवाल है क्या? महेश? सॉरी आना, वो धोखे से हो गया मेरे से। अच्छा, धोखे से हो गया, ठीक है। हाँ, तो सिविल लॉ मतलब दो व्यक्तियों या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में कुछ भी विवाद अगर हो, उसको निपटाने के लिए जो कानून या जो रूल्स या जो नियम बने हुए हैं वो सिविल लॉ में आते हैं। और सिविल लॉ के उल्लंघन के लिए जेल नहीं हो सकती। सिविल लॉ का भी हम कोर्ट में जाते हैं, पर ये ऐसे इनके लिए जो पुलिस का प्रोसेस जो मैं पहले बता रही थी वो नहीं होता है। ये विवाद निपटाने की दृष्टिकोण से होता है ज्यादातर। तो हम अनुबंध अगर देखें, मतलब कॉन्ट्रैक्ट, दो व्यक्ति के बीच में एक समझ है कि ये व्यक्ति ये करेगा, उसके बदले में उसको ये मिलेगा, और यदि वो नहीं होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन हुआ। उसके लिए फिर हम सिविल प्रक्रिया में जाते हैं। या डिवोर्स की प्रक्रिया हो गई, कोई भी फैमिली का मुद्दा, फैमिली लॉ का मुद्दा, बच्चों की कस्टडी की बात हो गई, जमीन विवाद हो गया, ये सारे सिविल में आते हैं। और कोई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सिविल और क्रिमिनल साथ में चलते हैं। तो उदाहरण के तौर पे अगर हम सीआरपीसी का 125 देखें, 125 मतलब मेंटेनेंस। तो उदाहरण के तौर पे कोई भी महिला अगर उसका पति उसको छोड़ के जाता है तो वो मेंटेनेंस की मांग कर सकती है कि मुझे हर महीने इतना पैसा या कुछ मिले। तो वो पूरा सिविल की प्रक्रिया हो गई। पर यदि जो ऑर्डर कोर्ट से आता है, अगर उसका पति उसका पालन नहीं करता तो फिर उसको उसके लिए दंड हो सकता है, सजा मिल सकती है। तो वो एक सिविल मैटर से क्रिमिनल मैटर बन जाता है। तो ये हमारा सिविल और क्रिमिनल के बीच में मेन अंतर है। फिर तीसरा जो हम एक चीज बहुत सुनते हैं वो है रिट। तो पीआईएल की अगर हम बात करें तो पीआईएल और रिट शब्द हम बहुत साथ में सुनते हैं, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब पीआईएल रिट का एक फॉर्म है। और रिट जुरिस्डिक्शन मतलब कोई भी ऐसा मुद्दा जिसपे हम निचली अदालत नहीं जाते, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अदालत है वहां नहीं जाते, पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि जो शासन की जवाबदेही है वो शासन वो अपनी जवाबदेही करे। तो अगर हम कोर्ट, तो रिट जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत हम कोर्ट से ये मांग कर सकते हैं कि कोर्ट डायरेक्शंस करे कि शासन अपनी जवाबदेही को जवाबदारी का पालन करे। तो अगर हम क्रिमिनल लॉ में देखें, क्रिमिनल लॉ में एक व्यक्ति का अपराध होता है और वो समाज के खिलाफ होता है। सिविल लॉ में अगर हम देखें तो दो व्यक्ति के बीच में विवाद
या दो से ज्यादा व्यक्ति के बीच में विवाद, व्यक्तिगत विवाद। और अगर हम रिट की बात करें, रिट मतलब सिटीजन, मतलब व्यक्ति और जो शासन है उसके बीच में जब विवाद होता है, जब व्यक्ति कहता है कि शासन की ये जवाबदारी है और शासन ये कर नहीं रहा है, तब हम रिट जुरिस्डिक्शन की तरफ जाते हैं, जिसमें हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो इसके बारे में आदित्य बाद में थोड़ा सा बात करेगा, पर मैं अभी थोड़ा सा बता देती हूँ। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जो हम बात करते हैं वो भी इसके अंतर्गत ही आता है। तो अगर कोई ऐसा मुद्दा है, कोई ऐसा सरकार कुछ अपने कर्तव्य या कर्तव्य ना करने की वजह से कुछ ऐसा कर रही है जिसकी वजह से एक ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब बस एक व्यक्ति नहीं पर बहुत सारे व्यक्ति, जो एक क्लास ऑफ पीपल हम कहते हैं, अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल के अधिकार का कुछ भी उल्लंघन होता है तो फिर हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जा सकते हैं। मतलब हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं कि सरकार इस ग्रुप के प्रति, और वो ग्रुप कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर सरकार उदाहरण के तौर पे हम देखें कि कुछ लैंड एक्विजिशन, कुछ जमीन का एक्विजिशन हो रहा है जिसके वजह से एक बड़ा समुदाय पर प्रभाव पड़ रहा है और सरकार जो है वो उनको विस्थापित कर रही है और कॉम्पेंसेशन नहीं दे रही, तो अगर ये बड़े ग्रुप ऑफ पीपल पर, मतलब एक ऐसे लोग जो विस्थापित होते हैं, ग्रुप हो गया, उनके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वो कह सकते हैं कि हम कोर्ट से मांग सकते हैं कि सरकार की ये जवाबदारी है तो वो ये करें। इसमें हम हाई कोर्ट जाएं या सुप्रीम कोर्ट जाएं, उसके लिए दो अलग ट्रैक होते हैं, जिसको हम आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 बोलते हैं, जो संविधान के दो प्रावधान हैं। संविधान कहता है कि अगर किसी भी मौलिक अधिकार, मतलब आर्टिकल 14 से लेके 32 तक कुछ भी अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि ये व्यक्ति का या ये ग्रुप का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो सरकार इनके प्रति ये करे। पर अगर मौलिक अधिकार नहीं, पर कोई अन्य अधिकार, मतलब ऐसा कोई अधिकार जो किसी अधिनियम में दिया हो या कहीं और से कोई अधिकार अगर मिला हो, उसका उल्लंघन हो और हम सरकार से कुछ सरकार की जवाबदेही को स्थापित करना चाहते हैं, तो फिर पहले हाई कोर्ट जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट केवल तभी जाते हैं जब मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। किसी ने हाथ रेस किया है अभिषेक के नाम से। अभिषेक जी, कुछ सवाल था आपका? मैं अभिषेक को अनम्यूट कर रहा हूँ पर वो हो नहीं पा रहे हैं, मेरे ख्याल से हो सकता है गलती से हो गया। अच्छा, अगर हम रिट की बात कर रहे हैं तो उसमें हम सरकार की जवाबदारी की बात कर रहे हैं। तो यदि किसी व्यक्ति ने किसी और की हत्या करी है तो हाँ, वहां पर अधिकार का उल्लंघन हुआ है, पर अगर हमारा उद्देश्य ये है कि जो आरोपी है उसे सजा मिले, तो फिर हम रिट जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, हमें निचली अदालत में जाना पड़ेगा। पूरा जो ये प्रोसेस मैंने पहले बताया था, पुलिस में FIR, जांच, ट्रायल, उस प्रक्रिया से जाना पड़ेगा। पर यदि हम कह रहे हैं कि इस व्यक्ति की हत्या हुई है, उसकी वजह से उनका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है और सरकार की ये जवाबदेही बनती है, मतलब अगर पुलिस कस्टडी में है ना, पुलिस कस्टडी में किसी व्यक्ति की मौत होती है और उनका वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ और उनका कॉम्पनसेशन फिर उनको हम दिलवाना चाहते हैं, तो उस कॉम्पनसेशन के लिए फिर हम रिट जुरिस्डिक्शन में जाएंगे, क्योंकि हम सरकार की जवाबदेही की बात कर रहे हैं। तो ये दो चीजें बस मैं थोड़ा क्लियर करना चाहती। तो ये हमारे 4-5 कानून के टाइप्स या कानून के प्रकार की हमने थोड़ी अभी बात करी है। हम अभी आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जो न्यायालय का ढांचा है उसको थोड़ा जो हमारी पिछली डिस्कशन चली थी उसी को आगे लेकर जाते हुए कि ये अलग अलग कानून के प्रकार हैं। तो
जहां जहां पे अलग कानून के प्रकार, अलग कानून के उल्लंघन के लिए अलग हम कोर्ट जाते हैं। तो वो जो हमारे न्यायालय का थोड़ा ढांचा है, उसको मैं थोड़ा अभी रखना चाह रही हूँ, ताकि हमारे दिमाग में ये क्लैरिटी हो, कि ये स्पष्टता हो कि अगर इस कानून का उल्लंघन हुआ है तो फिर हमें कहाँ जाना है। तो जो भी क्रिमिनल केस होते हैं उसके लिए शुरुआती तौर पे हम निचली अदालत में जाते हैं, और अगर छोटे क्रिमिनल केस है जिसमें सजा कम है तो जेएफएमसी या जेएमएफसी या जेएमएससी, मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास में जाते हैं। और कौन सी में जाना है उसको डिसाइड करने के लिए हमें ये देखना है कि कितनी सजा है, उस सजा के आधार पे कोर्ट डिसाइड होता है। फिर जो बड़े थोड़े क्रिमिनल केस है जिसमें सजा की संख्या, मतलब जितनी सजा हो सकती है, कितने साल तक की सजा हो सकती है, वो बड़ी हो, तो फिर हम जाते हैं जिसको हम कहते हैं सेशन कोर्ट। और सेशन कोर्ट भी फिर हमारा जिला स्तर पे होता है। फिर हमने सुना होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट की, हमने बात सुना होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट, विशेष कोर्ट। तो अलग मुद्दों के लिए अलग अलग कोर्ट्स बनाए गए हैं। ये भी निचली अदालत में ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही है, पर क्योंकि संवेदनशील कोई समाज में जो संवेदनशील मुद्दे हैं उनकी ट्रायल का प्रोसेस एक संवेदनशीलता से चले, उसके लिए ये कोर्ट्स बने हुए हैं। उदाहरण के तौर पे जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने हैं जिसमें बलात्कार या पॉक्सो के केसेस जाते हैं, मतलब बच्चों के साथ जो लैंगिक शोषण होता है, उसके केसेस जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाते हैं, फिर उसके अलग नियम हैं और ये अलग टाइम पीरियड दिए गए हैं कि इतने टाइम में केस को निपटाना है, और जो भी प्रक्रिया होगी वो इस ये चीजें करके जो महिलाएं हैं और बच्चों के लिए कैसे संवेदनशील रखी जाएंगी। तो विशेष कोर्ट का काम होता है ये जो अलग अलग मुद्दों के लिए जो विशेष कोर्ट्स बने हुए हैं उनको एक संवेदनशीलता से डील करने के लिए। तो महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं, SC/ST कोर्ट्स होते हैं, तो ये उसमें आ गया। फिर एक और जो हम बात करते हैं वो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। तो अगर कोई भी बच्चा आरोपी है तो उसके खिलाफ अगर कोई अपराध दर्ज हुआ है तो उसका जो पूरी इंक्वायरी, इसको हम ट्रायल भी नहीं कहते, इसको इंक्वायरी कहते हैं, जो उसकी पूरी इंक्वायरी होती है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में होती है। तो ये हमारे निचली अदालत के जो क्रिमिनल लॉ से संबंधित कोर्ट है ये हो गए कि अगर कोई भी क्रिमिनल लॉ का, क्रिमिनल प्रोविजन का उल्लंघन हुआ है तो हम यहाँ जाएंगे। फिर हम आते हैं सिविल कोर्ट्स में। ये भी निचली अदालत की ही हम बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो छोटे से वो सिविल मुद्दे होते हैं जिसमें जो जिसमें जो विवाद का जो आर्थिक मूल्य है वो कम है, उसमें हम जाते हैं सिविल कोर्ट प्राइमरी डिवीजन या सेकेंडरी डिवीजन में। फिर सिविल मुद्दे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है जहां पर थोड़ी बड़ी संख्या वाले सिविल मुद्दे जाते हैं, जहां पे जो विवाद है उसका जो आर्थिक मूल्य है वो ज्यादा हो, वो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। फिर हमारे आते हैं रेवेन्यू कोर्ट्स, जहां पर ज्यादातर जो जमीन के मुद्दे होते हैं, जमीन का विवाद होता है, वो जाते हैं रेवेन्यू कोर्ट्स में। तो यहाँ पर तहसीलदार का कोर्ट होता है, SDM का कोर्ट होता है, तो इन जगहों पर हम जाते हैं जमीन मुद्दों पे। फिर आता है फैमिली कोर्ट की जो भी पारिवारिक विवाद के जो मुद्दे होते हैं जिसमें कस्टडी आ गया या डिवोर्स हो गया, उसके लिए अलग कोर्ट बना हुआ है जिसको हम फैमिली कोर्ट कहते हैं। फिर वैसे ही अलग अलग मुद्दों के लिए अलग कोर्ट्स बने हुए हैं, जैसे लेबर कोर्ट्स होते हैं। कुछ अगर लेबर का मुद्दा है तो साधारण तौर पे हम जाते हैं लेबर कोर्ट में। तो ये हमें जानना जरूरी है कि जो हमारा मुद्दा है उसका संबंधित कोर्ट क्या है, ताकि हम करेक्ट जगह पे जा रहे हैं। वैसे ही नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल भी होता है, जो भी पर्यावरण मुद्दे होते हैं जिसको हम NGT कहते हैं, इसको वो वहां पर जाते हैं। तो इस पे हम कल थोड़ा और बात करेंगे, क्योंकि हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण विधि पे थोड़ी सी और बात करेंगे कल, तो कल इसको देखेंगे। और फिर हमारे आ जाते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अभी हाई कोर्ट में अगर निचली अदालत के किसी भी डिसीजन को, किसी भी निर्णय को हम चैलेंज करना चाहते हैं तो हम जाते हैं हाई कोर्ट। तो यदि सेशन कोर्ट का कुछ निर्णय को हम चैलेंज करना चाहते हैं तो हाई कोर्ट जाते हैं। तो ये पूरा मैं अभी इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि अलग कोर्ट का
चैलेंज, अलग कोर्ट का जिसको हम अपील कहते हैं, अलग अलग कोर्ट्स का अपील एक ढांचा जो एक ऐसे एक ढांचा जो बना हुआ है उससे ऊपर वाले कोर्ट में जाएगा। तो साधारण तौर पे ऐसा होता है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ये भी काम है। और दूसरा जो हम पहले बात कर रहे थे कि रिट की जो बात है, यदि हम सरकार के प्रति कुछ डिमांड्स करना चाहते हैं तो उसके लिए उसकी सत्ता केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ये बस स्पष्टता होना कि क्या कोर्ट में कौन सा मुद्दा जा सकता है और वो कोर्ट क्या कर सकता है, वो होना थोड़ा जरूरी है अगर हम बात कर रहे हैं कि सामाजिक बदलाव के लिए कानून को कैसे यूज करना है। अभी न्यायालय जो हो गया, न्यायालय एक प्रकार का तंत्र हो गया, पर बहुत सारे दूसरे तंत्र भी हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं जवाबदेही को स्थापित करने के लिए। कुछ भी अगर हम सामाजिक बदलाव की अगर हम बात कर रहे हैं तो दूसरे तंत्र भी हैं कोर्ट के अलावा जहां पर हम अप्रोच कर सकते हैं। और यहाँ पर एक जो बहुत महत्वपूर्ण तंत्र है वो सारे आयोग हो गए। तो राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे जिसपे हमारे ये सारे आयोग हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, बाल आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, और यही आयोग फिर राज्य स्तर पे भी है। इन आयोग का काम क्या होता है, ये इनको हम क्वाजी जुडिशियल बॉडी कहते हैं। मतलब वो आयोग जैसे, वो कोर्ट जैसे सजा नहीं दे सकते, दंड नहीं दे सकते, पर आयोग के पास इंक्वायरी करने की सत्ता होती है। तो कुछ अगर मुद्दा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे क्षेत्र में कोई एट्रोसिटी का मुद्दा है, तो अगर हम मानवाधिकार आयोग या अनुसूचित जाति आयोग को लिखे तो उनके पास ये सत्ता होती है कि वो उस पर जांच कर पाए, इंक्वायरी कर पाए और अपनी रिपोर्ट को फिर अपनी रिपोर्ट के माध्यम से सरकारी तंत्र पे दबाव बना पाए कि इस पर आगे बढ़े, इस पे पुलिस की इंक्वायरी हो। तो एक दबाव के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है आयोग में जाना। यहाँ पर दंड नहीं मिल सकता, तो ऐसा नहीं, जो आरोपी है उसके खिलाफ प्रक्रिया यहाँ नहीं चल सकती, पर ताकि शासन अपनी प्रक्रिया शुरू करे उसके लिए दबाव बनाने के लिए आयोग एक बहुत महत्वपूर्ण तंत्र है। तो ये हमारे ये एक ऐसा आयोग है जो कोर्ट के बाहर भी है। तो जब हम सामाजिक बदलाव और कानून की बात करते हैं, ये ध्यान में रखना जरूरी है कि केवल कोर्ट ही नहीं, पर बहुत सारे अलग तंत्र हैं जिनके साथ हम एंगेज कर सकते हैं। तो अभी इस पर कानून को कैसे हम सामाजिक, क्या सिद्धांत है जो हमें याद रखने चाहिए जब हम कानून को सामाजिक बदलाव के दृष्टिकोण से देखते हैं। आदित्य अभी ये थोड़ा सा खोलेगा। हेलो साथियों, तो हम अभी देखेंगे कानून द्वारा सामाजिक न्याय की लड़ाई कैसे हम लड़ सकते हैं और क्या क्या रणनीति और रचनात्मक तरीके अपना सकते हैं उसके लिए। और वही हम कि सीधा वकालत ना करें, सीधा कोर्ट ना जाए, और पहले उससे पहले कितने हम क्या क्या कर सकते हैं उसका थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और ये भी देखेंगे कि दूसरी तरीके से लीगल एम्पावरमेंट यानी कानूनी तरीके से लोगों का क्षमतावर्धन कैसे कर सकते हैं, वो भी हम, और सामाजिक न्याय और बदलाव कैसे ला सकते हैं उससे, उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो कानून द्वारा सामाजिक न्याय की लड़ाई क्या होती है? ये वंचित वर्गों के हकों के लिए रणनीतिक एवं रचनात्मक तौर पर कानूनी तंत्र, मंच, विविध स्टेक होल्डर का क्षमतावर्धन करना एवं तंत्रों पर प्रभाव डालना और उन्हें संवेदनशील बनाना, ये एक होता है, ये कोर्ट के बाहर। और दूसरा होता है कानून का इस्तेमाल सामाजिक न्याय के लिए कोर्ट में और कोर्ट के बाहर भी करना। तो इसको हम और बोलते हैं। तो कानून द्वारा सामाजिक न्याय के अलग अलग पहलू होते हैं। तो कैसे हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ सकते हैं? पहले होता है कानूनी जागरूकता, यानी अलग अलग माध्यम से कानून और समाज की कड़ी को लोगों को पहुंचाना, यानी सोसाइटी और लॉ का क्या लिंक है, कौन से वर्ग, कौन से वंचित वर्गों के लिए कौन से
नियम, कौन से अधिनियम, कौन से कानून लागू होते हैं, वो लोगों तक पहुंचाना, यानी एजुकेशन में, लीगल एजुकेशन में बदलाव लाना। हम जो स्कूल स्तर पर बात करते हैं, स्कूल स्तर पर जागरूकता फैलाना, जो भी हम शिविर वगैरह करते हैं किसी भी चीज पर, तो उसमें कानून के बारे में बात करना, तो उसी तरह से कानूनी जागरूकता करना, ये एक है। दूसरा है विधिक सेवा, यानी अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 जो संविधान का है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि फ्री लीगल एड जो होता है, यानी विधिक सेवा, वो एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। और उससे इसीलिए विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 आया था उस जजमेंट के बाद, जो ये कहता है कि विधिक सेवा हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। तो कानून का हम उसी तरह से जो डीएलएस से होते हैं, यानी जिला स्तर पर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उनकी मदद लेकर कैसे हम कर सकते हैं कोर्ट के बाहर भी, तो वो एक महत्वपूर्ण कड़ी बन जाती है। फिर विधिक सुधार, इसको इंग्लिश में लीगल रिफॉर्म कहते हैं, यानी हम कैसे सुधार ला सकते हैं। तो इसमें न्यायिक सुधार के साथ साथ कानूनी ढांचे में परिवर्तन, कानूनों में सुधार लाना, कानूनी शिक्षा में सुधार लाना, और जनता में विधिक जागरूकता लाना, और न्याय के त्वरित एवं सस्ता बनाना आदि भी शामिल है। यानी ये बहुत बड़ा डिस्कशन है लीगल रिफॉर्म को लेकर, विधिक सुधार को लेकर, तो उसमें हम जाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा। लेकिन विधिक सुधार का एक है कि ये एक बहुत प्रोसेस जो है ये चलती जाती है, बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस होती है, और ये कोर्ट के द्वारा भी लड़ी जाती है, कोर्ट के बाहर भी लड़ी जाते हैं, जिसको हम पैरवी कहते हैं, वो इसके अंतर्गत आ जाता है। और एक चौथा है वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र, जिसको हम कहते हैं आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन जो होता है, मीडिएशन जो होता है, कोर्ट के बाहर लोग मिलके आपस में सॉल्व करते हैं, आपस में मिलके, या फिर कोई एक ऐसे व्यक्ति, न्यूट्रल व्यक्ति को रखते हैं और फिर वो हियर करते हैं, जो भी केस होता है, जो भी मुद्दे होते हैं वो हियर करते हैं, और फिर उसके ऊपर एक जजमेंट देते हैं या ऑर्डर देते हैं। यानी लोक अदालत इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक वैकल्पिक विवाद निपटान कैसे हो सकता है। तो अब सामाजिक न्याय की के लिए कानून इस्तेमाल करने के कुछ मूल सिद्धांत है, और ये सिद्धांत को हम थोड़ा खोलेंगे। तो कानून और समाज पर प्रभाव की कड़ी को समझना, जो मैंने पहले भी कहा था कि कौन से कानून किस वंचित वर्ग को लागू होते हैं, वह समझना, उसकी मैपिंग करना, तो ये पहली प्रोसेस हो जाती है। और अगर किसी वंचित वर्ग के लिए एक कानून मिसिंग है, या फिर एक कानून ऐसा है जो एक वर्ग को पहले से एक वर्ग के खिलाफ है, यानी एक पारधी कम्युनिटी के खिलाफ एक ऐसा कानून, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक ऐसा कानून था कि ब्रिटिश के जमाने का, कि वो जन्म से उन्हें गुनहगार घोषित किया जाता था। तो एक ये ब्रिटिश के जमाने का कानून था जो अभी तक चलते आ रहा था। तो शायद हमारे ही इकोनेट के साथी है आतिश भाई, उनके ऊपर ये अत्याचार हुआ था, और फिर उसके ऊपर फिल्म भी बनी थी, और फिर उनकी लड़ाई भी लड़ी थी। तो सॉरी, एक सेकंड, आगे चलेंगे। तो एक वो कानून और समाज पर प्रभाव की कड़ी को समझना। एक है गैर विधिक रणनीति का इस्तेमाल करना। तो इसमें बहुत सारी चीजें आती है। अगर हमें सामाजिक बदलाव लाना है, किसी भी चीज को लेकर एक इशू है बहुत बड़ा, तो मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना। एक टिकटॉक होता था जो एक एडवोकेसी का अच्छा प्लेटफॉर्म हुआ करता था, लेकिन अब वो बैन हो गया है। तो वो एक गैर विधिक रणनीति हम अपना सकते हैं, लोगों को संगठित करना। तो ये गैर विधिक रणनीति का इस्तेमाल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर हम देखेंगे, काफी जो कोर्ट सुओ मोटो केस लेते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो काफी मीडिया रिपोर्ट्स पर रहे हैं। यानी
एक एग्जाम्पल है, यमुना नदी में पॉल्यूशन हो रहा था, तो एक सुप्रीम कोर्ट जज को लगा कि उन्होंने इसका लेना चाहिए तो ले लिया। फिर गुजरात हाई कोर्ट के जज को लगा था ये जब भी ये तबलीगी जमात के लोगों के बारे में कुछ ना कुछ हो रहा था, तब इनको लगा कि इसके बारे में हमें सुओ मोटो यानी खुद से इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करनी चाहिए, तो उन्होंने खुद से ले लिया। फिर वो आगे जाके बढ़ गया केस। तो ऐसे जब मीडिया और सोशल मीडिया में कुछ भी आते हैं तो फिर वो कोर्ट को जब भी लगता है, किसी जज को लगता है, तो वो खुद से उसका कॉग्निजेंस यानी खुद से उसको ले सकते हैं और फिर कर सकते हैं। फिर लोगों को संगठित करना भी एक महत्वपूर्ण है पहलू है इसका गैर विधिक रणनीति का। तो फिर विविध स्टेक होल्डर का इस्तेमाल करना, यानी लॉ स्टूडेंट्स, विविध एनजीओ, सरकारी अधिकारी, जिला विधि सेवा प्राधिकरण। इसका हमने कोविड के मतलब जब भी लॉकडाउन चल रहा था और हम माइग्रेंट लेबरर्स का ट्रैकिंग कर रहे थे, तब उसमें हमने काफी लॉ स्टूडेंट्स की मदद ली। विविध एनजीओ के साथ भी हमने मदद करी और सरकारी अधिकारियों के साथ कॉन्स्टेंटली हम चर्चा में थे कि अभी ट्रेन है तो क्या ऑर्गेनाइज हो सकता है, वो ट्रेन स्टेशन तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, विविध स्टेक होल्डर के साथ बातचीत करना और उनके साथ एक रिश्ता बनाए रखना। फिर हम सरकार के खिलाफ काम करते हैं, फिर भी थोड़ा एक रिलेशनशिप बनाए रखना भी जरूरी होता है। तो सिर्फ कोर्ट में वकालत तक ये सामाजिक न्याय की लड़ाई ऑब्वियसली सीमित नहीं है। तो इसमें प्रशासनिक तंत्रों के साथ पैरवी करना, जैसे हमने कहा कलेक्टर होते हैं, डीडीओ होते हैं, राज्य स्तर पर होते हैं, तो उनके साथ पैरवी करना। तो बहुत सारे कमीशन होते हैं, जैसे अनायता ने कहा कि हम कमीशन को लिख सकते हैं, कुछ भी हो। अगर कोई जैसे अभी हुआ था, एक अग्रिमा करके लड़की थी, उसका 1 साल पहले वीडियो आया था जो कॉमेडी कर रही थी, और फिर बड़ौदा के एक लड़के ने उसको रेप थ्रेट दिए और बहुत सारे फिर वो फैल गया और बहुत सारे लोगों ने उसको ऑनलाइन हरासमेंट करना शुरू कर दिया था। तो फिर जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चीफ है, उसने बड़ौदा के एसपी को लिखा कि ये क्या हो रहा है, तो एसपी ने जाके उस बंदे को अरेस्ट कर लिया। तो कमीशन में इतना भी पार है कि वो इंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं इंक्वायरी के लिए और खुद से भी इंक्वायरी शुरू कर सकते, तो ये एक अच्छा ताकत है। तो हम थोड़ा ये एक सीएसजे का, शायद आपने बहुत सारे लोगों ने ये सर्कल के बारे में बहुत सुना होगा। तो ये पैरवी का सर्कल है जिसको हम कहते हैं एंटाइटलमेंट अवेलेबिलिटी फ्रेमवर्क, इसको हम पैरवी का सर्कल भी कह सकते हैं। तो इसमें हम हमारा पूरा इशू को आइडेंटिफाई करके आगे कैसे बढ़ते हैं, स्ट्रैटेजी क्या होती है और कैसे हम के जो एकदम बारीकियां होती है वो कैसे समझते हैं, वो इस सर्कल से फ्रेमवर्क से हम समझते हैं। तो एक होता है मुद्दे को आइडेंटिफाई करना, यानी इशू को आइडेंटिफाई करना और फिर उसको मापना, आइडेंटिफाई करना और उसको इशू को मापना। फिर ये हम तभी करते हैं जो फिर उसके बारे में, तो ये अगर परिस्थिति का आकलन करते हैं तो ये असर अगर ऐसा दिखाई देता है कि ये एक बहुत नीतिकीय इशू है या बहुत सारे लोग इस इशू में फंस रहे हैं, बहुत लोग इस इशू को फेस कर रहे हैं, तो फिर उसके बारे में जो हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। तो इसमें जागरूकता, जिसने हमें कहा था एक पहलू कानूनी एक महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक न्याय का। और फिर उसके बारे में क्लेम्स फाइल करते हैं। क्लेम फाइल करना वो डिपेंड करता है हमारे इशू पर। अगर इशू ये है कि जिसमें क्लेम्स फाइल करके, जैसे पेंशन का इशू है और पेंशन नहीं मिल रहा है किसी गांव के लोगों को, तो फिर वो क्लेम में आ जाएगा। अगर किसी का क्लेम का इशू नहीं है तो उसके बारे में पहले जागरूकता करते हैं। फिर हम कर सकते हैं उसका मॉनिटरिंग करते हैं और फिर आरटीआई फाइल करते हैं। तो अगर हमने क्लेम फाइल कर दिया है तो अगर और उसका जो भी हमें क्लेम्स वापस जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो हम आरटीआई के जरिए उनको मॉनिटर करते हैं। ये आरटीआई का सिर्फ क्लेम्स के लिए नहीं, किसी भी चीज के लिए हम आरटीआई फाइल कर सकते हैं। जैसे हमने पेशा के अंतर्गत, पेशा मतलब अनुसूचित
5 की जो एरिया होते हैं उसमें पेशा कानून लागू होता है, तो उसके अंतर्गत समितियों की स्थापना के बारे में बात करी जाती है। तो उसमें अगर समितियां है या नहीं है, उसके बारे में हमने आरटीआई फाइल किया था। तो ऐसा पता चला कि बहुत से गांवों में वो समितियां की स्थापना ही हुई नहीं है, और पेशा के अंतर्गत जो स्पेशल ग्राम सभा होती है वो भी हुई नहीं है। तो एक ऐसा इशू भी आरटीआई के द्वारा हम निकाल सकते हैं। और इसमें एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि एक इंडिविजुअल इशू जो होता है, एक इशू को कलेक्टिव इशू में लाना, यानी ऐसे एविडेंस कलेक्ट करना, ऐसा जो भी सिस्टमिक इशू को आइडेंटिफाई करना कि हम समझ सके कि एक व्यक्ति सिर्फ उस इशू को फेस नहीं कर रहा है, वही इशू और उसके मिले जुले बाकी इश्यूज बाकी के लोग भी फेस कर रहे हैं। तो इसीलिए उसको मापना और फिर उसको आइडेंटिफाई करना, और फिर नीति में या स्कीम में या ढांचे या कानून में क्या कमी है वो समझना, और फिर उसके बारे में पैरवी करना। तो अभी इसमें दो आ जाते हैं। हमें डिसाइड करना होता है कि हम पहले पैरवी कहाँ करें या सीधा वकालत की ओर जाए। तो वो हमें सिचुएशन के अनुसार डिसाइड करना है। तो मैं अभी हमारा उस सिचुएशन के अनुसार डिसाइड करना है। तो मैं अभी आगे आपको हम दो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एक है कि हमने लॉकडाउन के दौरान ये सब पहलू, ये जो सिद्धांत है उसका इस्तेमाल कैसे किया, और अभी हम डिस्कस करेंगे कि हम कानून के मतलब वकालत कोर्ट के बाहर ये सामाजिक न्याय के कानून के जो भी सिद्धांत है उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो पहले मैं सिर्फ आपको एक एकीकृत ढांचा के बारे में बताना चाहूंगा। ये 2 मिनट लगेंगे इसको। मुझे पता है काफी लोग अनुसूचित 5 जगहों में काम नहीं करते, लेकिन ये एक एडिशनल कुछ हो सकता है। तो एकीकृत ढांचा ये कहता है हम एकीकृत ढांचा यह कहता है कि जो पेशा कानून है, जो वन अधिकार अधिनियम है, जैव विविधता अधिनियम है, और प्रतिकारात्मक वन रोपण अधिनियम जिसको कैफा या कैंपा कहते हैं, उनको एकीकृत करना। क्योंकि जो ये 3 कानून है वो सुशासन के बारे में पेशा सुशासन के बारे में बात करता है। वन अधिकार अधिनियम वनों के ऊपर जो अधिकार होता है उसके बारे में बात करता है, और जैव विविधता भी, जो गांव में जैव विविधता और नेचुरल रिसोर्सेज जिनको हम कहते हैं उनके कंजर्वेशन के बारे में, और लोगों को कैसे बेनिफिट शेयरिंग मिले उसके बारे में बात करता है। तो इनको एकीकृत करके हम कैसे कानून का इस्तेमाल करके लोगों का अपना गांव अपना राज, ये जो हम कहते हैं, इसको कैसे बढ़ावा दे, विकेंद्रीकरण को कैसे मजबूत करे, उसके बारे में ये एकीकृत ढांचा है। तो ये बेसिक है कि एकीकृत ढांचे का उद्देश्य क्या है। अनुसूची 5 क्षेत्रों में सुशासन को बढ़ावा देना, पेशा के कानून को अमल में लाना। पेशा के कानून में ऐसा देखा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर कानून में कमियां तो जरूर है, लेकिन कानून ठीक बना है, लेकिन जब राज्य स्तर पर आते हैं तो काफी स्टेट्स ने उस कानून को इतना वीक कर दिया है रूल्स बनाकर कि वो अमल में आ ही नहीं सकता ठीक से। जो उसका स्पिरिट है वो अमल में आ ही नहीं सकता। तो स्थानीय प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि हम जाते हैं अनुसूचित 5 एरियाज में, प्राकृतिक संसाधनों पर जो डिपेंडेंस होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए उसका प्रबंधन पेशा के अंतर्गत, जैव विविधता के अंतर्गत कैसे हो और कैसे सतत पद्धति से हो सके, तो उसके लिए समितियों की स्थापना करना और कैसे लॉ का हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वो इसका मेन उद्देश्य है। तो हम अभी एक टेबल देखेंगे यहाँ, जो कुछ मूल सिद्धांत है और कैसे हमने एकीकृत ढांचे के इन सिद्धांतों को अमलीकरण में लाया। तो पहला हमारा सिद्धांत हमने डिस्कस किया था कि कानून और समाज पर प्रभाव की कड़ी को समझना। तो पहले जो हमें डेस्क रिसर्च या फिर बाकी का जो रिसर्च कहते हैं, पहले पूरा बैकग्राउंड रिसर्च करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो एक था कि अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित 5 में लागू होने वाले सारे कानूनों को समझना एवं उनका अध्ययन करना। तो पहले पहलू में हम ये
पहलू को समझना, लड़ाई मतलब हमारा जो भी शुरू करने से पहले, जो भी हमारा इंटरवेंशन है शुरू करने से पहले हमें इतना डेस्क रिसर्च या बैकग्राउंड रिसर्च करना पड़े। फिर गैर विधिक रणनीति का इस्तेमाल करना, हम सीधा कोई भी अगर इशू हो और सीधा कोर्ट में जाए तो कोर्ट का पहला सवाल होता है कि आपने बाकी क्या किया। तो ये एक है, हम सीधा रिट और पीआईएल पे क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि पहले हमें जो भी बाकी के जो रेमेडी है या बाकी के जो भी हम आवेदन लगा सकते हैं वो लगाए बिना सीधा कोर्ट जाए, तो कोर्ट कहता है कि आप सीधा कोर्ट कैसे आ सकते हैं, पहले आप अधिकारियों से मिले, अधिकारियों को लिखे, फिर अगर आपका इश्यू सॉल्व ना हो तो फिर हमारे पास आए। तो ऐसा बहुत बार होता है, इसलिए गैर विधिक रणनीतियों का इस्तेमाल करना भी जरूरी होता है। तो ये गैर विधिक रणनीति इसमें हमने कैसे अपनाई है, इसमें है कि गांव में जाकर शिविर लेना, लोगों को जागरूक करना और गांव में वॉलंटियर बेस खड़ा करना। तो ये एक मूवमेंट के तौर पर हम समझ सकते हैं इसको, ये लॉन्ग टर्म मूवमेंट है, तो इसलिए वॉलंटियर बेस खड़ा करना और शिविर लेना और इन कानूनों के बारे में जानकारी देना और गांव में जागरूकता बढ़ाना, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। क्योंकि ये गांव फाइनली ये जो लोग वहां रहते हैं उनकी लड़ाई है और उनको हमें क्षमता वर्धन करना है। तो इसीलिए शिविर लेना और गांव में ही इसके बारे में जागरूकता फैलाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर विविध स्टेक होल्डर का इस्तेमाल करना, तो इसमें हम विविध एनजीओ के साथ जुड़े हैं, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में। तो विविध एनजीओ के साथ ढांचा बनाकर जुड़ना और राज्य स्तर से लेकर गांव स्तर तक के सरकारी अधिकारियों के साथ मुलाकात एवं पैरवी करना। तो हम इसमें डेवलपमेंट यानी पंचायती राज के सेक्रेटरी से लेकर तलाठी तक मिलना, उनके इशू समझना कि उनको एक्चुअली इन कानूनों के बारे में समझ है, क्या समझ नहीं है, तो उनकी समझ अगर हम समझे तो ही लड़ाई आगे लेके जा सकते हैं, ये मूवमेंट को आगे लेकर जा सकते हैं। तो ये एक बदलाव के लिए एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम हर स्तर पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें और कैसे हम वो इंफॉर्मेशन लेकर पैरवी कर सकते हैं, वो एक बड़ा पहलू बन जाता है। तो एक है कि, और चौथा है कि सिर्फ कोर्ट में वकालत तक सीमित नहीं है वकालत, ये सब तो बाहर था ही, लेकिन ये पहले स्टेप्स है, पहले के स्टेप्स है। तो सिर्फ कोर्ट में वकालत तक सीमित नहीं है, तो हम कैसे एक कॉन्क्रीट कुछ ला सकते हैं। तो अगर इसमें हम देखें तो ग्राम सभा का ठहराव लाना और तालुका एवं जिला अधिकारियों के साथ ठहराव द्वारा पैरवी करना। ये हम देखते हैं काफी बार जब ग्राम सभा होती है गांव में, तो तलाठी आता है, 9-10 जन जाते हैं, ठहराव हो जाता है और फिर किसी को कुछ पता नहीं चलता है, लोग ग्राम सभा में भी जाते नहीं है। तो एक ग्राम सभा को लोगों को क्षमता वर्धन करना और ग्राम सभा को वापस जिंदा करना, एक अगर मैं कह सकता हूँ तो जिंदा करना एक बहुत बड़ा पहलू हो जाता है। तो उसके लिए हम ठहराव लाना, तो पैसा के अंतर्गत ठहराव लाना और फिर वो लेकर हम क्योंकि पैसा कहता है कि सत्ता ग्राम सभा की होती है, ठीक है, तो ग्राम सभा की फाइनल सत्ता है, तो फिर वो जो चाहती है वही होगा। लेकिन कई बार ऐसा देखने को आता है कि ग्राम सभा के जो भी ठहराव होते हैं उसका 3 या 4% ही ठहराव का अमलीकरण होता है। तो फिर ये हम ऐसा स्ट्रैटेजी यूज करके कि ग्राम सभा का ये है और पैसा कानून ये कहता है और ये ठहराव है और इस कलम के अंतर्गत, इस धारा के अंतर्गत ये रूल है, तो हमें ये डिमांड है और ये आपको पूरा करना है, तो वैसे हम पैरवी भी कर सकते हैं। तो वो एक बात। और फिर फाइनली ये आता है, इस इंटरवेंशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पैसा अधिनियम जो केंद्र सरकार ने 1996 में बनाया था, वो पूरी तरह से भी बढ़िया नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। लेकिन कुछ न कुछ अधिकार वो देता है, बहुत सारे अधिकार देता है, लेकिन राज्य सरकारों ने उसको बहुत वीक कर दिया है। और वीक कर दिया है इसके कारण क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल, जो केंद्र सरकार का कानून है उसके मुताबिक उन्होंने रूल्स बनाए नहीं है, कई राज्यों में तो रूल्स भी नहीं है। तो फिर वो हमें ऐसा दिखाना है कि क्योंकि, और कानून का, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक ये है कि आप कौन सा भी जो रूल का नियम बनाते हैं किसी भी कानून के अंतर्गत, वो उस कानून
के बाहर नहीं हो सकते, और ऐसे ही नियम बनाए गए हैं। तो इसीलिए हमें हमारा ये होगा कि हमने, जैसे मैंने कहा कि ग्राम सभा ठहराव लाता है, 3-4% ही ठहराव लाते हैं, लेकिन अधिनियम कहता है कि ग्राम सभा की सत्ता फाइनल है। तो ऐसा हम एविडेंस कलेक्ट करेंगे, और अगर पैरवी करके और बाकी कुछ भी करके ग्राम सभा की सत्ता को फाइनल नहीं माना जाता है, तो ये एविडेंस कलेक्ट करके फाइनली हमें हमारा स्ट्रेटेजी होगा कोर्ट जाना। तो फिर कोर्ट में वकालत करके हम ये दिखा सकते हैं कि ग्राम सभा की सत्ता ये कहती है और पेशा कानून ये कहता है, लेकिन फिर भी ये लोग, इन लोगों से हम मिले, इन लोगों का ये कहना है, और कानून की समझ बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर इसीलिए इस कानून का अमलीकरण हो नहीं रहा है। तो हम वैसे करके फिर फाइनल स्टेज पे कोर्ट जाएंगे। तो वैसे लंबी लड़ाई होती है, लंबा प्रोसेस होता है, तो वैसे सामाजिक न्याय का हम फाइनल स्टेज कोर्ट तक लेके जाएंगे। वो जरूरत भी ना पड़े अगर वो लेटर एंड स्पिरिट में अगर वो अधिनियम फॉलो हो तो ये एक कुछ ये है कि कोर्ट रूम के बाहर कैसे हमने लड़ाई लड़ी या लड़ते हैं। तो जैसे हमने सर्कल फ्रेमवर्क देखा था, तो सर्कल का एकीकृत ढांचे के साथ क्या रिश्ता है वो देखते हैं। तो स्तर पर हमने शिविर लिए गए, यानी इशू आइडेंटिफाई किए, असेस किए, और फिर कानूनी जागरूकता की। फिर हमने आरटीआई फाइल किए। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि समितियां जो है, समितियों का आकलन करने के लिए पेशा कहता है कि गांव स्तर पर 3 या 4 ऐसे समितियां होनी चाहिए, ताकि गांव में जो भी सुशासन है वो अच्छे से हो, स्ट्रीमलाइन तरीके से हो। तो इसीलिए हमने आरटीआई फाइल की कि सरकार ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं इन समितियों की स्थापना करने के लिए। तो हमें पता चला कि बहुत सी जगहों पर समितियां है ही नहीं। इसका एक और एग्जांपल है कि कभी कभी कुछ अच्छा भी निकलता है। आरटीआई के द्वारा हमें पता चला कि एक समिति की स्थापना हुई नहीं थी। ये जैव विविधता समिति है, जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत। तो जैव विविधता एक जिले में हमने कलेक्टर को लिखा कि ये समिति की स्थापना नहीं हुई, तो उस कलेक्टर ने डीडीओ को लिख दिया कि आप इस समिति की इस गांव में स्थापना कीजिए। तो इतना एक अगर संवेदनशील कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी है, तो वो भी फायदा हो सकता है। इसीलिए हमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि रिश्ता भी बनाए रखना है, खिलाफ भी काम करना है, लेकिन एक स्ट्रेटेजी से कि हमें रिश्ता भी उनके साथ बनाए रखना है। तो और हम विविध सरकारी कर्मचारियों से भी मिले, और यह समझ बनी कि पेशा के प्रति जो भी पेशा के जिले हैं, कलेक्टर से लेकर तलाठी तक बहुत कम समझ है। कलेक्टर डीडीओ से मिले, टीडीओ से मिले, तलाठी से मिले, सरपंच से मिले, लेकिन बहुत से लोगों को इस अधिनियम की, जो इनको इतनी सत्ता देता है, इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं है। तो ये हमें ये भी एक चीज बहुत अच्छी तरीके से निकल कर आई, और उसको हम कैसे अभी अगले स्तर पर इस्तेमाल करें, वो स्ट्रैटेजी हमें करनी है। तो अब हम देखते हैं कि जब हमारा गोल होता है कि हमें वकालत जाना है, लेकिन उसके पहले के जैसे हमने सिद्धांत किए हैं, कि सिद्धांत जो हमने पहले डिस्कस किए वो फॉलो किए, और फिर फाइनली वकालत जाने का समय आया, तो हम कैसे गए। तो पहले हमने यानी सामाजिक न्याय केंद्र ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान क्या क्या कैसे इंटरवेंशन किए, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं और क्या क्या स्ट्रैटेजी करते हैं। तो कानून और सामाजिक न्याय के सारे सिद्धांतों को लॉकडाउन के दौरान कैसे इस्तेमाल किया हमने। तो पहले तो हमारे फील्ड एरिया में जितने भी 90-100 गाँव है, शायद उससे भी बहुत ज्यादा है, तो उन सभी गांवों में जहाँ पे भी हमारा फील्ड यूनिट है, उसमें वॉलेंटियर बेस जो ऑलरेडी था, उनके द्वारा मुद्दों का मैपिंग किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत काफी सारे लाभ अनाउंस हुए थे। यानी जनधन योजना के अंतर्गत पैसे मिलेंगे, पेंशन के अंतर्गत पैसे मिलेंगे, इतना राशन मिलेगा, ये सब किया था। तो हमने एक उसका टूल किट बनाया, यानी इस के अंतर्गत ये मिलेगा, इसका हमें मॉनिटरिंग करना है, और ये वॉलंटियर को सौंप दिया।
और फोन के द्वारा उनसे कम्युनिकेट करते रहे। तो गांवों में वॉलेंटियर के द्वारा हमने इन सारे मुद्दों का मैपिंग किया और फिर इश्यूज जो निकल कर आए उनका फिर योजनाओं और लाभार्थियों का आकलन किया। तो वो सब हमने पहले स्टेज में किया और फिर जो भी मुद्दे निकल कर आए जो तभी के तभी जो इमीडिएट लगे तो वॉलेंटियर ने और जो टीम यूनिट था उधर उन्होंने जिला स्तर पर उचित अधिकारियों को लिख दिया और जो भी सरकारी कर्मचारी थे तालुका स्तर पर और जिला स्तर पर दोनों पर तो उनको लिख दिया। तो बहुत से 70 से 80% टाइम क्योंकि वो जल्दी लिख दिया था और इश्यू एकदम स्पेसिफिक लिख के दिया था तो इश्यू सॉल्व हो गया था। लेकिन कुछ इश्यू ऐसे थे जो काफी बड़े थे और जो सिर्फ एक जिला अधिकारी को लेटर लिख के सॉल्व नहीं हो सकते थे। तो वो हुआ तो हमने जिला विधि सेवा प्राधिकरण का भी इस्तेमाल किया क्योंकि एक स्कीम है कि आपदा के टाइम पे जिला सेवा प्राधिकरण विधि सेवा प्राधिकरण को की अलग अलग ड्यूटीज होती है, यानी राशन देना, लोगों को जो भी विधि सेवा होती है वो देना, लाभ के जो लाभ होते हैं उन तक पहुंचाना। तो ये सब जिला विधि सेवा प्राधिकरण के ड्यूटीज होते हैं। ये एक आपदा की स्कीम है तो इसका भी हमने काफी इस्तेमाल किया। फिर सारे मुद्दों का हमने आकलन किया और ये किया कि नीतिगत रीते हम कैसे बीच में पढ़ सकते हैं। अगर एक इशू बहुत से जगहों से हमें दिखा यानी स्पेसिफिक एरिया वाइज इशू नहीं था तो हमने वो गुजरात और छत्तीसगढ़ के राज्य स्तरीय अधिकारियों को रिकमेंडेशन लिखे, यानी ऐसा टेबल बनाया जहाँ पे हमने इशू लिखा कि ये मुद्दा है और ये हमारा रिकमेंडेशन है। और हमारे कुछ रिकमेंडेशन लिए गए, कुछ नहीं लिए गए, लेकिन अगर हम इशू स्पेसिफिक जाए और इशू स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दे तो और अच्छे संबंध हो सरकार के साथ तो फिर हमारे जो भी रिकमेंडेशन है वो सरकार लेने के चांस अच्छे होते हैं। तो फिर ऐसा हमने इधर तक इंटरवेंशन किया था, लेकिन फाइनली एट द एंड ऑफ द डे वो सरकार है और वो कितना हमारे रिकमेंडेशन लेंगे वो भी हमें पता है। तो फिर हमने जब सुओ मोटो, जो मैंने कहा गुजरात हाईकोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था इसके बारे में, ठीक है। तो जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था, महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिनमें नीतिगत बदलाव की हमें लगी और बहुत सारे हमें एप्लीकेशन किए, लोगों से मिले, सरकारी अधिकारियों को लिखा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर वो मुद्दे लाकर हमने पीआईएल के द्वारा कोर्ट के सामने रखे। तो मैं एक ये ढांचा आपको दिखा रहा हूँ, ये हमने इंग्लिश में सबमिट किया था और पूरे डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन का टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने एक ढांचे को ओके तो इस ढांचे को मैंने इधर लाया है। तो एक इशू लिया है, उनमें से उसमें 15-20 इश्यूज थे, काफी स्पेसिफिक इश्यूज थे। जो आइलैंड विलेजेस होते हैं उनको लेकर थे, अनुसूची 5 में गुजरात में क्या क्या इश्यूज निकल कर आए, ग्रुप ग्राम पंचायत की वजह से लोगों को राशन देने में क्या दिक्कतें हुई, वो सब इश्यूज हमने डाले। लेकिन मैंने ट्रांसलेशन के लिए सिर्फ एक ही डाला है। तो पहले हम ढांचा डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमने पहले क्षेत्र लिखा, फिर आज की स्थिति या मुद्दा क्या था, फिर कौन से कानूनी प्रावधान, ये सबसे महत्वपूर्ण है ताकि हम स्पेसिफिक हो सके। तो कौन से कानूनी प्रावधान के अंतर्गत हम कोर्ट गए और कौन से कानूनी प्रावधान का उल्लंघन हुआ है उसको लेकर हम, और हमारा रिकमेंडेशन क्या था, क्योंकि हम सिविल सोसाइटी है, क्योंकि आपदा प्रबंधन अधिनियम कहता है कि सिविल सोसाइटी के साथ आपको काम करना है, काम करना अनिवार्य है। तो फिर रिकमेंडेशन को महत्व देना भी उनका काम होता है। तो एक रिकमेंडेशन डाला और राज्य ने अब तक उस मुद्दे पर क्या किया है वो भी लिखा ताकि वो जवाबदेही बन सके। लेकिन और फिर क्योंकि कुछ चीजों पे उन्होंने थोड़ा एक्शन लिया था, कुछ चीजों पे कुछ भी एक्शन नहीं लिया था, कुछ चीजों पे बहुत एक्शन लिया था, तो वो हमने एक सेपरेट कॉलम उसके लिए बना दिया था। तो फिर अगर क्षेत्र देखे तो हमने लिखा पूरे गुजरात राज्य। तो हमने मुद्दा ये उठाया था
कि ये आपदा प्रबंधन अधिनियम और गुजरात आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत एनजीओ के साथ काम करना अनिवार्य है, लेकिन सरकार इसका इस्तेमाल सिर्फ राशन देने के लिए करती थी, राशन वितरण के लिए। तो फिर हमने कौन से कानूनी प्रावधान के अंतर्गत ये कहा गया है कि एनजीओ का इस्तेमाल करना चाहिए, वो लिखे। तो ये रिकमेंडेशन में ये कहा कि लॉकडाउन के बाद कृषि, हेल्थ, अनुसूचित जनजाति के प्रॉब्लम, मच्छीमारों के प्रॉब्लम, सप्लाई चेन में जो भी प्रॉब्लम आए उसका उसके बारे में एक राज्य स्तरीय परामर्श हो। एनजीओ, अलग अलग एनजीओ को लेकर, विविध विद्यालय के प्रोफेसर्स को लेकर और विविध लाइन डिपार्टमेंट, सरकारी लाइन डिपार्टमेंट को लेकर एक परामर्श हो, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्लान होता है उसमें हम जो भी हमने इस बार सीखा है इसलिए उसको इनकॉर्पोरेट करें। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक कोस्टल गुजरात में, गुजरात का सबसे बड़ा कोस्ट है और जाफराबाद करके तालुका है अमरेली जिले में। तो हम जब उधर गए तो हमने ये देखा कि जो फिशिंग, और पूरा पॉपुलेशन उधर का 90% से ज्यादा पॉपुलेशन फिशिंग पे डिपेंडेंट है। और आपदा का समय आया और जब भी मीटिंग होते थे, डीडीओ, कलेक्टर, टीडीओ, इन सब की मीटिंग होते थे, तब फिशरीज डिपार्टमेंट के व्यक्ति को वो बुलाते ही नहीं थे। तो जब आपका 90% से ज्यादा आपको पता है कि फिशिंग पे डिपेंडेंट है आपका पॉपुलेशन, तो आप एक फिशरीज के सेक्रेटरी को आपके आपदा प्रबंधन में कैसे नहीं बुलाते? तो वो एक बहुत बड़ी चीज निकल कर आई। तो ये एक अगला पहलू हो सकता है कि वो हम कैसे इस्तेमाल करें उसको हमारे अगले पैरवी के लिए, अगले एडवोकेसी के लिए। तो ये एक चीज निकल कर। तो हम पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे अनायता ने कहा कि हम अगले 2 दिन में लेबर और फिर बाकी की जो भी चीजें हैं, लैंड, माइनिंग, पर्यावरण के बारे में, जनहित याचिका के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं सिर्फ 5 मिनट में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा पीआईएल के लिए। बहुत से लोगों को आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा हम रिवाइज करते हैं इसको। जनहित याचिका सार्वजनिक हित के लिए, सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का एक प्रावधान है। इसका स्पेसिफिक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका, ये कहा भी कहा नहीं गया है, ये कोर्ट ने अपने जजमेंट्स के द्वारा ये टर्म हुआ है, अपने आप कोर्ट ने ये किया था, क्योंकि ये जनहित में होता है। और ये फिर बहुत से मामलों में कर सकते हैं, व्यापक क्षेत्रों में, कारागार, सशस्त्र सेना, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, बहुत सी चीजों के बारे में हम पीआईएल कर सकते हैं। एक जब भी बहुत एक बड़ा इशू होता है और समाज की कल्याण की बात होती है, तब हम एक पीआईएल हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो हम 2 पहलू डिस्कस करेंगे आज कि पीआईएल कौन कर सकता है और किसके खिलाफ हम कर सकते हैं। क्योंकि हम बहुत से लोग यहाँ हाई कोर्ट पहली स्टेप होती है जाने के लिए, तो हम हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 226 के अंतर्गत हम हाई कोर्ट जाते हैं। उसमें रिट पिटीशन, जिसको टेक्निकल टर्म कहा जाता है, वो फाइल करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे सीधा आर्टिकल 32 को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, तो फोकस इसीलिए 226 पे रखा है। तो पीआईएल कौन कर सकता है? तो अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग अलग इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए। तो जो लोकस स्टैंडर्ड का रूल कहते हैं कि सिर्फ जो पीड़ित है वही कोर्ट जा सकता है, वो इसने पूरी तरह से रोक दिया है। यानी अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो समाज का कल्याण चाहता है, तो वो कोर्ट में जा सकता है, जनहित याचिका दर्ज कर सकता है। ये किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। और जैसे मैंने कहा, कोर्ट भी खुद से इसके बारे में कॉग्निजेंस, संज्ञान ले सकता है, इसके बारे में संज्ञान ले सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा पहलू है ये पीआईएल का, ये एक महत्वपूर्ण चीज। तो ये मैं माफी चाहूंगा, ये थोड़ा अंग्रेजी में लिखा है क्योंकि बहुत थोड़ा टेक्निकल बहुत हो गया था। तो हम 226 के अंतर्गत पीआईएल किसके खिलाफ कर सकते हैं? तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें ये कहा गया, जहां में ये क्लियर किया गया है कि आप सिर्फ इनके खिलाफ पीआईएल या रिट पिटीशन कर सकते हैं। तो पहले आता है सरकार। कौन सी सरकार?
केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, कौन सी भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो सकती है, ये ग्राम पंचायत भी हो सकती है, और कौन सा भी तालुका में नगर पालिका हो सकती है। तो ये एक स्टेट जिसको हम कहते हैं सरकार के खिलाफ कर सकते हैं। फिर कोई भी अथॉरिटी जिसे हम कहते हैं यानी प्राधिकरण, जैसे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, वैसे बहुत सारे अथॉरिटीज हैं, उनके खिलाफ भी हम जा सकते हैं, क्योंकि ये सरकार जो एक बड़ा स्रोत है, आर्टिकल 12 के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत एक बड़ा सरकार का स्रोत है, उसके अंतर्गत आता है, तो इसीलिए अथॉरिटी भी। तो तीसरा है जो अधिनियम के अंतर्गत बॉडीज बनती है, जो भी, जैसे कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बनती है, माहिती के अधिकार के अंतर्गत स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बनती है। फिर ह्यूमन राइट्स एक्ट के अंतर्गत नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनी है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन बनी है। तो वैसे बहुत सारे जो भी अधिनियम के अंतर्गत बने हुए बॉडीज होते हैं, उनके खिलाफ भी हम जा सकते हैं। फिर चौथा आता है जो भी स्टेट का एजेंसी होता है, यानी कोई भी पब्लिक बैंक जिसमें बहुत सारा स्टेट कंट्रोल हो या बहुत सारी स्टेट का फंडिंग हो, वो कर सकते, वो इस एक रिट पिटीशन या पीआईएल फाइल कर सकते हैं। किसी ने हाथ ऊपर किया था। आदित्य जी, वो अलाउद्दीन नाम के एक पार्टिसिपेंट ने किया था, पर उन्होंने फिर हटा लिया था, मेरे ख्याल से गलती से हुआ होगा इसलिए। ओके, क्योंकि सिर्फ 3-4 मिनट लगेंगे खत्म करने में, फिर हम सवाल लेंगे, फिर अनायता और मैं दोनों सवाल लेंगे, जो भी सवाल होंगे आपके, अगर हमें टाइम बचता है। फिर पांचवा आता है एक कंपनी जो सरकार फाइनेंस करती है, या फिर खुद सरकार का उसके ऊपर बहुत कंट्रोल है। यानी अब मारुति की बात करें हम, मारुति जो भी है, तो बहुत सारा कंट्रोल सरकार का है, तो उसके खिलाफ भी रिट फाइल किए गए हैं, पीआईएल फाइल किया गया है। और एक महत्वपूर्ण, ये मैं चौथा वाला भूल गया, जो स्टेट का एजेंसी होता है, पुलिस अथॉरिटी, पुलिस के खिलाफ भी हम जनहित याचिका दर्ज कर सकते हैं, और बहुत बार किया है और बहुत जरूरी भी है। और जब भी पुलिस का अत्याचार होता है और कोई भी अगर उसका संज्ञान नहीं होता है, तो काफी बार कोर्ट ने इसका कॉम्पनसेशन भी, मुआवजा भी ऑर्डर किया है। अगर किसी की जान गई है, किसी को इंजरी हुई है पुलिस के द्वारा, तो ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है, इम्पोर्टेंट इशू। फिर जो भी अगर कोई प्राइवेट बॉडी है और जो बहुत सारी स्टेट फंडिंग पे चलती है, तो फिर उसके खिलाफ भी हम रिट पिटीशन दर्ज कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण एग्जांपल इसका है, एजुकेशन के लिए बहुत ऑटोनॉमी, काफी इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी दी जाती है रन करने के लिए, लेकिन बहुत सारे सरकार के फंड उसमें होते हैं। तो अगर हम कहें कि 50% से ज्यादा स्पेसिफिक फंड नहीं है ये, लेकिन एक कहते हैं कि 50% से ज्यादा स्टेट फंडिंग हो और सिग्निफिकेंट कंट्रोल हो, तो फिर हम उसके खिलाफ रिट पिटीशन दर्ज कर सकते हैं। लेकिन कोई प्राइवेट कॉलेज हो जो खुद के पैसों पे चलता है, खुद का एडमिनिस्ट्रेशन है, और सरकार के बहुत कम पैसे मिलते हो या मिलते ना हो, तो उसके खिलाफ हम जनहित याचिका दर्ज नहीं कर सकते। और फिर आता है जो भी प्राइवेट बॉडी होती है और जो पब्लिक स्तर पर अपना ड्यूटी करती है, वो आती है। यानी कोई भी प्राइवेट स्कूल जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत अगर उसको कोई कुछ भी जैसे हम करते हैं 25% रिजर्वेशन देना होता है जो भी वंचित समूहों से होते हैं उनके लिए, और अगर वो नहीं करती है तो उनके खिलाफ हम याचिका दर्ज कर सकते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में भी। तो इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण कड़ी बन जाती है। प्राइवेट स्कूल क्योंकि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत वो कंट्रोल होता है, एक अधिनियम से कंट्रोल्ड है, इसीलिए हम 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये बहुत टेक्निकल हो रहा है, लेकिन थोड़ा समझने की जरूरत है, इसीलिए बता रहा हूँ। और फिर जैसे पहले मैंने कहा, अधिनियम के अंतर्गत किसी को भी कोई ड्यूटी है
और उसको वो अधिनियम के अंतर्गत फंक्शन करना ही है, तो वो भी कर उसके खिलाफ भी हम कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है, यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उसके अंतर्गत प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं। तो ये सीएसजे ने गुजरात और छत्तीसगढ़ में इसके बारे में पीएल किया था कि प्रोटेक्शन ऑफिसर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने जनहित याचिका दर्ज की थी, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत इनको कुछ ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है। तो वो उनको कार्यरत करने के लिए, वो कार्यरत नहीं थे, कार्यरत करने के लिए जनहित याचिका दर्ज की थी, और फिर वो कार्यरत हो गए थे। रिकमेंडेशंस के बाद कोर्ट ने उनको बहुत से ऑर्डर्स दिए, तो फिर उसके बाद वो कार्यरत हो गए। तो ये इनके खिलाफ आप हाईकोर्ट में 226 आर्टिकल के अंतर्गत जा सकते हैं। तो इतना तुम्हें कुछ ऐड करना है? तो आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए तो हमारा इतना ही है।